हेलो नमस्कार साथियों, मैं मणिकांत मणिपीडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे कौन सा। तो आज हम लोग को आपको स्लाइड पे भी दिख रहा होगा, थंबनेल पर भी देख रहे होंगे। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं मैं। तो क्लास का नाम है संपूर्ण प्राचीन भारत एक संक्षिप्त परिचय। आज हम लोग पूरा प्राचीन भारत को एक नजर पर देखेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे लगभग 2500 साल का इतिहास। पता है 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा ये क्लास, वैदिक काल से, मतलब आज ऋग्वैदिक काल से हम लोग स्टार्ट होंगे और पूर्व मध्य काल तक आने का प्रयास करेंगे। तो इस क्लास का मेरा मेन पर्पस ये होगा कि आप लोगों को ये समझा देना, या फिर आप लोगों के लिए जो इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट बना हुआ है, अब इतिहास बोरिंग सब्जेक्ट नहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इतिहास को बोरिंग नहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने के लिए मणिपीडिया करता है एक ही वादा, इतिहास में पकड़ होगी आपकी औरों से ज्यादा। तो चलिए हम लोग करते हैं आज के क्लास की शुरुआत यहीं से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, प्राचीन भारत में संपूर्ण प्राचीन भारत को हम लोग देखेंगे आज। आज हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो फुल्ली कंसेप्ट पे होगा, यानी पूरे प्राचीन भारत का एक कंसेप्ट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आज के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री किसी भी बुक के साथ पढ़ते हैं, अगर आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है, आप किसी भी किताब को आज के बाद पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत आपको बोरिंग नहीं लगेगा। हर जगह आपको ऐसा लगेगा इसके बारे में मैंने कुछ ना कुछ जान रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा आप कुछ ना कुछ जान रहे होंगे किसी ना किसी टॉपिक के बारे में। तो आज मेरा प्रयास क्या रहेगा, फैक्ट्स कम बताएंगे लेकिन कंसेप्ट पूरा रहेगा। एनसीईआरटी का निचोड़ है, मैंने एनसीईआरटी का अध्ययन करके आपके लिए इस क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों का डिमांड था, आपने अगर आधुनिक भारत का मेरा क्लास जिन लोगों ने देखा होगा उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया, कुछ लोगों ने कॉल करके बताया कि एंशिएंट हिस्ट्री पर एक ऐसा मास्टर वीडियो लाइए। तो मास्टर वीडियो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का। तो एंशिएंट हिस्ट्री में कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स पर आज चर्चा करेंगे। फैक्ट्स कम होगा लेकिन कंसेप्ट भरपूर मिलेगा आपको, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है एनसीईआरटी का निचोड़ होने वाला है आज का ये क्लास। तो चलिए हम लोग करते हैं फुल्ली कंसेप्चुअल क्लास की शुरुआत। और आज हम लोग करेंगे कहां से, तो चलिए आपके लिए अगर बात करें हम लोग प्राचीन भारत में कहां से कहां तक हमें पढ़ना रहता है, तो प्राचीन भारत का एक ओवरव्यू, थोड़ा सा आपके पास डायग्राम बन जाए कि कितना तक आज हमें कवर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। मणिपीडिया के यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। यहां आपको दिख रहा होगा कि हम लोग किस तरह से चलेंगे, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यहां आपको दिख रहा होगा ये है आपका वैदिक काल। बात कर लें अगर यहां से, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग कौन सा चलने वाले हैं, यहां आपको दिख रहा होगा, ये क्यों हो रहा है, ये आपका क्या है, वैदिक काल है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका वैदिक काल है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा असुविधा हुआ, तो वैदिक काल से हम लोग चलेंगे। फिर यहाँ क्या, महाजनपद काल। वैदिक काल से हम लोग क्या चलेंगे, एक मिनट, अब सही है। तो उसके बाद हम लोग कौन सा चलेंगे, महाजनपद काल चलेंगे। उसके बाद बुद्ध और महावीर आएगा, मगध साम्राज्य आएगा। फिर यहां से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपका कौन सा आने वाला है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग देखेंगे मौर्य और गुप्त के बीच का काल, जिसको हम लोग कहेंगे मौर्योत्तर, यानी मौर्य के बाद वाला काल। उसके बाद आएंगे गुप्त काल में, और गुप्त के बाद देखेंगे गुप्तोत्तर काल। कौन सा, गुप्त के बाद वाले काल को हम लोग क्या कह देते हैं, गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त के बाद वाला काल। तो इस तरह से हम लोगों का आज ये सिलसिला चलने वाला है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आपको, यहाँ से आ जाएंगे हम लोग सीधे कहाँ, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य से फिर मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल से गुप्त, और गुप्त से गुप्तोत्तर। तो इस श्रृंखला में आप लोग को थोड़ा सा यहाँ, आप यहाँ इसको हटा लीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा अगर डिटेल में चलने का प्रयास करें, यहाँ से थोड़ा सा आपको बताएं। यहाँ जब हम लोग वैदिक काल देखेंगे, जब वैदिक काल को देखेंगे तो वैदिक काल का जो ड्यूरेशन है वह लगभग 1500 ईसा पूर्व से, कब से, 1500, वह आपका होने वाला है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। कब तक, 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होगा। कौन सा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना होगी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्योंकि इतिहास वास्तव में प्राचीन भारत की बात करें या किसी भी, इतिहास होता ही है विकास का अध्ययन, यानी विकास और परिवर्तन का ही अध्ययन हम लोग इतिहास में करते हैं। इतिहास केवल तिथियों और घटनाओं का अध्ययन नहीं है,
इतिहास केवल गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की कहानी नहीं है, इतिहास कहानी है ही नहीं। आपको बताया गया इतिहास मीन्स होता है बीती हुई कहानी, नहीं, इतिहास कहानी नहीं, एक स्टडी है, एक अध्ययन है। इतिहास एक अध्ययन है जहां हम लोग अध्ययन क्या करते हैं, मानव सभ्यता के विकास और परिवर्तन की घटना। मनुष्य समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है और वह कुछ ना कुछ विकास होता है। तो इसी विकास और परिवर्तन को समझने का जो विषय है उसी का नाम इतिहास है। तो चलिए इतिहास में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले जब वैदिक काल में देखेंगे, इस पीरियड को भी हम लोग दो भाग में बांट कर देखेंगे। अभी डिटेल चर्चा होगी, ये तो बस डेमो है आपका। यहाँ में हम लोग देखेंगे कौन सा, ऋग वैदिक काल को देखेंगे। किसको, ऋग वैदिक काल होगा पहला, उसके बाद होगा उत्तर वैदिक काल। कौन सा, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल हम लोग दो पार्ट में इसको बांटेंगे। तो ऋग वैद वाला काल जो होगा वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आने वाला है, 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में, तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 BCE लिख देते हैं सीधे, ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ये सब देखने वाले हैं। तो जब बात कर ले उत्तर वैदिक काल और कौन सा, ऋग वैदिक काल, वहां देख लिए। उसके बाद हम लोग 6ठी शताब्दी BC में आएंगे, फिर बात कर ले, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आकर के ये हमारा परिवर्तन बिंदु होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन बिंदु होगा। यहाँ देखेंगे बहुत सारा धर्म के क्षेत्र में कई परिवर्तन आएगा, राजनीति के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, यहाँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। तो देखेंगे कैसे उत्तर वैदिक काल में आकर के एक लोहे के खोज ने, यानी लोहे की खोज ने क्रांतिकारी परिवर्तन कर डाला। उसके बाद इतिहास की नई धारा ही बदल गई। तो उसके बाद बुद्ध महावीर को देखेंगे, महाजनपद काल में ही हम लोग क्या देखेंगे, बुद्ध को और महावीर को देखेंगे। यहाँ 62 नए संप्रदाय उत्पन्न होंगे, उन संप्रदायों को थोड़ा सा देखेंगे क्यों हुआ ऐसा उत्पन्न इन लोग। तो उसके बाद आ जाएंगे कि 16 महाजनपद में से क्या होगा कि मगध एक ऐसा महाजनपद होगा जो साम्राज्य का रूप लेगा। तो मगध महाजनपद के विकास में किनको किनको देखेंगे, तो मुख्य रूप से अगर बात कर लें तो मगध में आज हम लोग देखने वाले हैं, अगर हम लोग बात कर लें मगध महाजनपद में तो मगध की बात कर लेंगे जब, तो मगध में हम लोग आकर के देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन, हर्यक वंश आएगा, एक हर्यंक वंश आएगा। हर्यक वंश के बाद ठीक हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, शिशुनाग वंश को देखेंगे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश को देखेंगे, शिशुनाग वंश को देख लेंगे। शिशुनाग वंश के बाद हम लोग नंद वंश को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कौन प्रतापी शासक हुए, कैसे कैसे मगध वो एक राज्य से यानी जनपद से महाजनपद बना, फिर महाजनपद से ये क्या बन जाता है, एक साम्राज्य बन जाता है। इसके साम्राज्य की कहानी को थोड़ा देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे इसी मगध में एक नया जो बृहत साम्राज्य होगा वो मौर्यों का होगा। मौर्य हम लोग क्यों पढ़ेंगे, केवल ये नहीं पढ़ेंगे आज इतिहास में कि क्या क्या हुआ इतिहास में, हम ये जानेंगे कि इतिहास में ऐसा ही क्यों हुआ। तो इन चीजों पर चर्चा करेंगे कि मौर्य साम्राज्य हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, हम क्यों पढ़ें मौर्य साम्राज्य को। फिर मौर्योत्तर काल में आएंगे, यहाँ आपको देशी और विदेशी दो तरह का शासन मिलेगा। देशी शासकों का, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद पूरा भारत का जो साम्राज्य उसका विखंडित हो जाता है, विखंडित होंगे तो यहाँ कुछ जगहों पर विदेशियों का शासन दिखाई देगा आपको, कुछ जगह पर देशी राजाओं का शासन। तो इस देशी में हम लोग देखेंगे शुंग को, कानु को, उसके बाद सातवाहन को। विदेशी में देखेंगे हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, पहलव, सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। गुप्त काल में जब आ जाएंगे तो आप लोग को पता है ना, प्रयाग प्रशस्ति कौन भूल सकता है। गुप्त काल को क्यों पढ़ना चाहिए, गुप्त काल जब हमारे संस्कृत भाषा के जो भारत का जो शेक्सपियर कहलाता है वो कालिदास इसी गुप्त काल में होंगे। इसी गुप्त काल में सांस्कृतिक उन्नति होगी, इसी गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का सबसे ज्यादा विकास होगा। इसी में नवरत्न को देखेंगे हम लोग, समुद्रगुप्त को देखें, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य को देखेंगे। उसके बाद आ जाएंगे गुप्तोत्तर काल में, गुप्त के बाद वाले काल में फिर से यहाँ देखेंगे, यहाँ एक बड़ा सा साम्राज्य का निर्माण होता है, फिर विघटन होता है, फिर यहाँ साम्राज्य का निर्माण होता है, फिर विघटन होता है। फिर इसके बाद भारत में साम्राज्य निर्माण कौन करेगा, दिल्ली सल्तनत, यानी विदेशियों के द्वारा भारत में फिर से एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया जाएगा। तो ये इतिहास में बनना और बिगड़ना, ये जो बनने और बिगड़ने की अनवरत घटना होती है, ये इतिहास में चलती रहती है। तो इतिहास से हम प्रेरणा भी लेंगे, इतिहास से हम सीखेंगे भी, इतिहास को जिएंगे भी, इतिहास को समझेंगे भी। तो चलिए आज हम लोग इतने सारी चीजों पर करने वाले हैं बातचीत। तो यहाँ हम लोग बुद्ध महावीर के बाद क्या देख लेंगे, मगध साम्राज्य को के उदय को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, यहाँ हम लोग चंद्रगुप्त को देखेंगे, चाणक्य को देखेंगे, अशोक को देखेंगे, अशोक के धम्म को देखेंगे। फिर हम लोग मौर्योत्तर काल में आएंगे, मौर्योत्तर काल को देखने के बाद गुप्त में, गुप्तोत्तर काल में। तो आपके दिमाग में एक डायग्राम सा बन गया होगा कि इतिहास में खास करके प्राचीन भारत में मुख्य टॉपिक आपका वैदिक काल होगा। वैदिक काल में ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक दो पार्ट में बट जाएगा। उसके बाद महाजनपद काल आ जाएंगे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के होगा, 16 महाजनपद। वहीं गौतम बुद्ध और महावीर को भी हम लोग देख लेंगे। महाजनपद में से पहला जो महाजनपद होगा मगध, जो कि एक साम्राज्य का रूप ले लेगा। वो छोटा सा 16 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ऐसा होगा जो सब पर शासन करेगा आगे चल के, ये होगा मगध साम्राज्य। मगध पर सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला जो चंद्रगुप्त मौर्य होगा,
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक होगा, तो उन सभी महान शासकों को देखेंगे जिसका जो है खास करके बिहार से बहुत ज्यादा संबंध है। फिर हम लोग मौर्योत्तर काल में देखेंगे देशी विदेशी शासक आएंगे, यहाँ कुषाण और सातवाहन को विशेष रूप से देखेंगे। गुप्त काल में आएंगे, उधर तो आप लोग जान ही रहे। तो ये था आपका पूरा डायग्राम किसका, प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत के आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है इन्हीं सब चीजों पर होने वाला है। तो चलिए करते हैं ऋग्वैदिक काल यानी वैदिक काल का पहला हिस्सा यानी ऋग्वैदिक काल से करते हैं शुरुआत। उसके बाद हम लोग इसी तरह से क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे, ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक करेंगे, उसके बाद महाजनपद करेंगे। तो यहीं से आगे बढ़ा जाए, तो चलिए हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग, आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा, इतिहास की शुरुआत वास्तव में वैदिक काल से हम लोग क्यों इतिहास को मानते हैं। इतिहास होता क्या है ना कि इतिहास में हम लोग जिस सभ्यता और संस्कृति को आज हम जी रहे हैं भारत में, इस सभ्यता और संस्कृति की जड़ इसी काल से मिलता है, वैदिक काल में। जिसके बारे में हमें वर्णन कहां से मिलता है, इस इतिहास की जानकारी हमें कौन देती है, तो वेदों में मिलता है। तो भारत में 4 वेद हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों को पढ़ने के बाद आप जब वेद मतलब ब्राह्मण ग्रंथ में वेद हैं, ब्राह्मण है, उसके बाद उपनिषद है, तो इन सब चीजों को जब आप अध्ययन करते हैं तो आपके इतिहास की जड़ों का पता चलता है। तो आज हमारे पास जो सभ्यता संस्कृति है, जिस जीवन यापन को जिस कल्चर में हम जी रहे हैं, इसका संबंध वैदिक काल से है। तो वैदिक काल में जब देखेंगे इसका विकास कैसे कैसे हुआ, किस क्रम में हम लोग विकास देखेंगे। ये आपको मैप दिख रहा है भारत का, ये वर्तमान भारत का अगर नक्शा आपको यहां से दिख रहा है तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है, ठीक है। ये आपको भारत दिख रहा है। ये जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है भारत का, उत्तर पश्चिम वाले हिस्से से ही हम लोग आगे बढ़ना प्रारंभ किए थे। उत्तर पश्चिम वाले इसी हिस्से से हम लोग आगे बढ़ना प्रारंभ किए थे, यानी वैदिक काल का जो हिस्सा है यही है। कौन सा है, ये है आपका ऋग्वैदिक काल। कौन सा, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक मतलब क्षेत्र इसको बोलिए। ऋग्वैदिक काल का जो ये क्षेत्र था, ऋग्वैदिक कालीन जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र था कहां, इसको हम लोग कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहते थे, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। देखिए तो थोड़ा मोटाई दिखाई दे रहा है आपको यूट्यूब पे, समझ में आ रहा है, मोटा लिखे। तो ये है सप्त सैंधव प्रदेश। क्या है, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव में 7 क्या है, सिंधु। जैसे हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इस समय का जो मुख्य नदियां थी, क्योंकि मनुष्य का जीवन यापन, जब भी मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ, चाहे वो भारत के बाहर हो, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले तो वही सिंधु नदी घाटी के किनारे हुआ। वैदिक सभ्यता की बात कर ले तो ये भी नदी के किनारे। मनुष्य ने सबसे पहले अपना सभ्यता का जहां भी विकास किया वह किसी न किसी जल स्रोत के पास किया, क्योंकि जल ही जीवन है। जहां मनुष्य को जल मिलेगा वहीं मनुष्य का जीवन संभव होगा। तो जल यानी नदी के किनारे ही सभी सभ्यता का विकास हुआ है, चाहे वह सुमेरिया की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, या फिर हड़प्पा की सभ्यता हो, या भारत का वर्तमान यानी वैदिक सभ्यता हो। तो इसका सिंधु था पहला, उसके बाद सरस्वती था। तो सिंधु और सरस्वती नदी तो 2 मुख्य नदियां हो गई। इसके बाद जो है सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, उसके बाद सिंधु और सरस्वती। इन 7 नदियों को मिलाकर यह कौन सा प्रदेश बन जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। यहाँ दिख रहा है आपको झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, यहाँ से मिलती है व्यास, और ये है सतलज। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। और सरस्वती नदी आज विलीन है, आज आपको दिख नहीं रहा है, सरस्वती नदी सूख चुकी है। तो ये है आपका सप्त सैंधव प्रदेश। यहां से उत्तर वैदिक मतलब ऋग्वैदिक काल के सभ्यता की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत कौन करते हैं, ऋग्वैदिक काल के सभ्यता की जो शुरुआत होगी वह किनके द्वारा होगा, वह आर्यों के द्वारा होगा। किनके द्वारा होगा, वह आर्यों के द्वारा होने वाला है। किसके द्वारा होगा, तो सप्त सैंधव प्रदेश में किसके द्वारा इस सभ्यता का विकास हुआ, तो सप्त सैंधव प्रदेश में इस सभ्यता का विकास किसके द्वारा हो जाता है, आर्यों के द्वारा। तो आर्य इस सभ्यता के विकास का किसे श्रेय जाता है, आर्यों को। किसे, आर्यों को। तो आर्य की बात कर ले तो आर्य एक भाषा समूह का प्रतीक है कि क्या करता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यह भाषाई समूह को दिखाता है। किसको, भाषाई समूह को। तो भाषाई समूह को कौन दिखाता है, आर्य शब्द। इसी आर्य से भारत का नाम आर्यावर्त भी है। इसी आर्य के कारण भारत का एक नाम आर्यावर्त भी है, यानी आर्यों का निवास स्थान। तो आर्यों का इस जगह पे एक सभ्यता के रूप में विकास हुआ। यह धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ता जाएगा। अभी हम लोग वर्तमान में बिहार साइड में नहीं आया, यानी ऋग्वैदिक काल की कुछ बात कर लें तो वो बिहार से संबंध कुछ भी नहीं रखेगा। उत्तर वैदिक काल में यही सभ्यता का प्रसार होगा पूरब की ओर। पूरब की ओर प्रसार होगा, यह गंगा यमुना की घाटी तक विस्तृत होगा। गंगा यमुना की घाटी में विस्तृत कैसे होगा, क्यों होगा और अभी क्यों नहीं हुआ है, इन्हीं चीजों को हमें समझना है। यह सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का आगमन होता है कब, 1500 ईसा पूर्व में।
1500 ईसा पूर्व में ये कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कब से है, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 यानी 1000 ईसा पूर्व तक। तो 1000 ईसा पूर्व तक का हम लोग काल को देख रहे हैं अभी। ये है आपका ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ आर्यों के द्वारा इस सभ्यता का स्थापना किया था। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य कहाँ से आए, तो कुछ अलग अलग विद्वानों का इसमें अलग अलग मत है, लेकिन सबसे अधिक जो मान्य मत है, अभी सर्वमान्य मत माना जा रहा है, वो मैक्स मूलर महोदय का है। मैक्स मूलर महोदय का कहना है कि यह मध्य एशिया से आए हुए थे। आर्य लोग भारत में कहां से आए, मध्य एशिया से आए। लेकिन बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात कर लें तो बाल गंगाधर तिलक अपने रिसर्च में पाते हैं कि ये उत्तरी आर्कटिक ध्रुव से आए थे। कहां से, आर्कटिक ध्रुव से आए थे। उसी में आपको मिलेगा दयानंद सरस्वती का अगर विचार देखेंगे तो उनका कहना है, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए थे। खैर जहां से भी आए थे, आर्य एक सभ्यता को लेकर आए थे। हम लोग इस सभ्यता की विशेषता को जानेंगे और जानेंगे इसका प्रसार इधर क्यों नहीं हो पाया। देखेंगे कि आर्यों का, कुछ लोग इसे हड़प्पा से जोड़ के देखते हैं, उधर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन आर्य सभ्यता का विकास कहां हुआ, सप्त सिंधव प्रदेश में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल इधर आगे कैसे बढ़ा, तो इस सभ्यता का विशेषता आप लोग यहाँ थोड़ा जानिए। इस आर्य सभ्यता यानी सप्त सिंधव के पास जो सभ्यता का विकास हुआ, पहला सभ्यता, तो उसका क्या विशेषता रहा, यहाँ आपको दिख रहा है। तो इस सभ्यता का यानी ऋग्वैदिक काल की बात कर लें, ये जो ऋग्वेद था, तो ऋग्वेद जिसे हम लोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, 1000 ईसा पूर्व तक का जो ये समय था, इसकी कुछ विशेषता को हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है, यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऋग्वैदिक का विस्तार अभी पूरब नहीं हुआ है। यह कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, यानी सप्त सिंधव प्रदेश में। कहाँ, सप्त सिंधव प्रदेश में। सप्त सिंधव प्रदेश में इसकी क्या विशेषता रही है, देखिए इसकी विशेषता में सबसे पहले ये कबीलाई जीवन जीते हैं। आर्य लोग जब यहाँ अपने सभ्यता का विकास किए तो कौन सा जीवन जी रहे थे, कबीलाई जीवन, यानी समूहों में, कबीले में ये लोग रहते थे। बहुत सारा कबीला था, तो उन कबीलाओं में क्या होता था, इसके लिए क्या था, जहां जाएंगे यह ग्रामीण संस्कृति भी थी। पशुपालन सह कृषि, कृषि तो होता था लेकिन कृषि का महत्व कम था, पशुपालन पर ज्यादा इसका फोकस था। इसे कृषि कार्य करने के लिए हथियार नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं था, तो कृषि पर कम ध्यान था। कृषि वही हो पाता था जो प्रकृति के आगोश में आसानी से हो जाए। इसे अपना कोई तकनीक नहीं था कृषि का बहुत ज्यादा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग पशुपालन में खास करके गाय पर इसका विशेष था। तो गाय जो था यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार था। गाय क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार था। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, तो वो गाय था। अर्थव्यवस्था का आधार था आपका कौन सा, गाय, यानी गाय को दान देने के लिए प्रयोग करते थे। गाय से विनिमय का काम किया जाता था, यानी लेन देन गायों से होती थी। गायों को खरीद बिक्री किया जाता था। लेकिन यहाँ जमीन या कृषि खरीद बिक्री का कोई साधन नहीं था। फल फूल खाना और थोड़ा मोड़ा जो फसल प्रकृति के आगोश में हो जाए उसका उपज खाना, यही इनका काम था। तो गाय इसकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन था। कबीलाई जीवन जीते थे। यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। कबीलाई था इसका मतलब यह अस्थाई नहीं था। कबीलाई था इसका मतलब यह घुमक्कड़ था, यानी यह घूम घूम कर गायों को चराने के लिए पूरा कबीला एक स्थान से दूसरे स्थान करते जाते आते रहते थे, यानी इसका जीवन अस्थाई नहीं था। यहाँ की अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात कर लें, कबीलाओं का, एक कबीला का राजनीतिक व्यवस्था जो था, वहां जो शासन प्रशासन की जो शुरुआत वहां से हुई, व्यवस्थित तो नहीं था लेकिन शुरुआत थी। तो वहां में देखेंगे आप, कुल था, उससे बड़ा आपका विष था। कुल से बड़ा था कौन सा, ग्राम। कुल मतलब होता था परिवार। कुलपा कहा जाता था परिवार के मुखिया को, यानी पिता को खास करके, तो कुलपा कहा जाता था। कुल एक यानी परिवार था, परिवार से बढ़ के क्या था, ग्राम था। ग्राम से कई ग्रामों को मिलाकर एक विष बनता था, कई विष से मिलाकर के क्या बनता था, एक जन बनता था। तो यानी जन का अर्थ भी होता है कबीला। जन का अगर अर्थ बात कर लें तो जन का अर्थ भी होता है क्या, कबीला ही होता है। जन मीन्स क्या होता है, कबीला होता है। ये कबीलाई जीवन तक अपना जीवन यापन कर रहे थे। इससे ऊपर इसकी राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। यह राजनीतिक व्यवस्था कहां से कहां तक, कुल, ग्राम, विष और जन तक था। ये क्या था, ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद यहाँ में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कुछ संस्थाएं नजर आती है, कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी वहां नजर आती है जो हमें ऋग्वेद में चर्चा मिलता है। तो राजनीतिक संस्था उसमें कौन कौन सा है, सभा है, समिति है, विदत है ये।
तो सभा समिति विदत है। यहाँ महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार भी दिया जाता है, यानी महिला पुरुष का यहाँ भेदभाव नहीं है। यहाँ शूद्रों, यहाँ तो चतुर्वर्ण व्यवस्था मिलेगा, यानी समाज का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे यहाँ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो 10वें मंडल में आएगा, तो अंतिम समय में ऋग्वेद में कुछ समाज का स्तरीकरण भी हुआ है। समाज का स्तरीकरण हुआ यानी कहा कि आप समाज का वर्गीकरण हुआ है। समाज अगर इतना बड़ा है तो इसको 4 भागों में बांटा है। एक में ब्राह्मण है, एक में क्षत्रिय है, एक में शूद्र है, एक में वैश्य है और एक में शूद्र है। तो इस तरह से बांटा गया है गांव, मतलब समाज को 4 अलग अलग वर्णों में बांट दिया गया, तो जिसको 4 वर्ण या चतुष्वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद यहाँ में क्या था, महिला को समान महत्व दिया गया था, यानी पुरुषों के समान महत्व दिया गया, किनको, महिलाओं को। उसके बाद यहाँ में जो था प्रार्थना और स्तुति की व्यवस्था थी, पूजा पद्धति जो था यहाँ की जो पूजा पद्धति थी वो किस पर आधारित थी, प्रार्थना स्तुति के लिए, स्तुति तक सीमित था। यहाँ यज्ञ याजन या कर्मकांड ज्यादा नहीं था। यानी यहाँ कुल मिला के आप कहें कि यहाँ का समाज जो था, यहाँ का जो ऋग्वैदिक समाज था वह सरल था। ऋग्वैदिक समाज क्या था, सरल था, कर्मकांड से दूर था। यह पूजा पद्धति के रूप में स्तुति और प्रार्थना वगैरह करते थे। यहाँ महिलाओं को भी समान महत्व था। बात कर ले ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में खास करके 4 वेद है, आपको पता है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा फैक्ट में नहीं जाएंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है। कितना है, 1028 सूक्त है। तो इस 10 मंडल में अलग अलग विषयों को लेकर है। इसी 10 मंडल में आपको यहाँ दिख रहा है, तीसरे मंडल में आप नोट के लिए कुछ फैक्ट भी आपको आना चाहिए। तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका, जो आज हम लोग ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम कर रहे हैं, ये क्या है, गायत्री मंत्र है। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। उसके बाद 7वें मंडल की बात करें, यहाँ 10 राग युद्ध का चर्चा आया है, यानी 10 कबीला के 10 राजाओं के साथ युद्ध होता है भरत का, 10 रागी युद्ध। ये सब चर्चा कहाँ मिलता है आपको, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 9वें मंडल में सोम देवता को यह समर्पित है। सोम देवता को समर्पित है कौन सा, 9वां मंडल, यानी वहां सोम एक तरह का मादक पदार्थ हुआ करता था, सोम को पिया जाता था। ठीक है। उसके बाद 10वें मंडल की बात करें तो इसी 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो 10वें मंडल की बात कर लें, जो 10वें मंडल है यहाँ, 10वें मंडल, इसी 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी चतुष्वर्ण, इसी को लिख दीजिए, 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो कर्म के आधार पर था, यानी अलग अलग कर्म करने वालों को अलग अलग वर्ग में रखा गया था। पहला वर्ग था ब्राह्मण, क्षत्रिय, और यहाँ क्या था, वैश्य, और कौन सा था, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 क्या थे, वर्ण थे, जो कर्म के आधार पर निर्धारित था। लेकिन यह 10वें मंडल में उल्लेख आया है, ऋग्वेद के अंतिम समय की बात है, तो ऋग्वेदिक काल का अंतिम समय की बात है ये। तो इतना तक हम लोगों ने देखा कि ये क्या था, ये सप्त सिंधव प्रदेश में रहने वाले उत्तर ऋग्वेदिक कालीन समाज की विशेषता थी। ये क्या थी, ऋग्वेदिक कालीन समाज की विशेषता। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाने से थोड़ा सा पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझेंगे बहुत बड़ा एक घटना होता है। ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल जाने में एक बहुत बड़ी घटना है, उसका नाम है लोहा का प्रयोग, यानी लोहे का खोज होता है। यहाँ क्या होता है, लोहे का खोज होता है। क्या होता है, लोहा का खोज होता है। यहाँ लोहे का खोज हो जाता है, लोहे का खोज होता है। जब लोहे की खोज की बात कर लेंगे तो लोहा का खोज से एक क्रांतिकारी बदलाव आता है। लोहा का खोज हो जाने से क्या बनेगा, इसके पास यहाँ हल बन जाता है। यह खेती करने के लिए लोहे से हल बनाता है, खेती करने के लिए लोहे का हल बनाता है। यह लोहे का कुदाल बना लेते हैं, लोहे का क्या बनाते हैं, कुदाल बनाते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, लोहे का ही कुदाल बनाते हैं, लोहे से ही ये कुल्हाड़ी बना लेते हैं। तो इन सभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अब लोहे का प्रयोग किए जाने से अब क्या होगा, उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने देखा था
यहाँ हम लोगों ने देखा कि यहाँ से जब उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल से जब उत्तर वैदिक काल की आते हैं, यहाँ क्या बड़ा परिवर्तन होता है कि लोहे का प्रयोग हो जाता है। आपको पता है, अगर ज्योग्राफी में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो इस क्षेत्र में यानी गंगा यमुना का जो ये क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, इस गंगा यमुना क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे उस समय। इन जंगलों की सफाई करके इधर जनसंख्या का विस्तार करने के लिए यह लोहा बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। क्या हुआ? लोहा बहुत बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। तो लोहे के प्रयोग से वह हल बना लिए हैं, लोहे के प्रयोग से वह कुदाल बना लिए हैं, लोहे के प्रयोग से ही उनका कुल्हाड़ी बन चुका है। तो इन सब चीज से क्या होगा? कृषि को बढ़ावा मिलेगा, कृषि में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। कृषि में जैसे ही वृद्धि हुआ तो उत्पादन अधिशेष होने लगा, उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो उत्पादन अधिशेष, या अधिशेष का मतलब होता है जरूरत से अधिक उत्पादन, यानी उत्पादन ऐसा जो केवल भरण पोषण के लिए नहीं, व्यापार के लिए उत्पादन किया जाए। तो उत्पादन जब व्यापार के लिए करने लगते हैं, उत्पादन जब जरूरत से ज्यादा होता है, अपनी जरूरत पूर्ति होने के बावजूद भी बचने लगता है उत्पादन, तो वहां क्या होगा कि वह राजा को टैक्स भी देना बढ़ा देंगे। टैक्स ज्यादा, राजा भी टैक्स रखना बढ़ा लेगा, तो राजा की शक्ति वृद्धि होगी, राजा अस्थायी सेना रखने लगेंगे। अब राजा जब अस्थायी सेना रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, धन आने से मतलब और धन की वृद्धि होने के लिए उसी तरह राजा को क्या होगा इससे कि उत्पादन अधिशेष से राजा को बहुत ज्यादा कर मिलने लगा, राजा अब अधिक धनवान होने लगे, राजा शक्तिशाली होगा, सैन्य शक्ति उसकी अस्थायी होगी। तो यहाँ से राजा क्या करेगा, अब राजाओं के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा, राजा अपने वर्चस्वता की लड़ाई लड़ने लगेंगे। यहाँ से उत्पादन अधिशेष होगा तो क्या होगा, व्यापार को वृद्धि मिलेगा, व्यापार की भी वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि हुआ। इसी व्यापार में वृद्धि होने से क्या होगा, नगर का मतलब व्यापार वृद्धि होगा तो व्यापार वाणिज्य के नगर भी बनेंगे, यहीं से नगरों का उदय भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। नगरों का उदय यह आपको उत्तर वैदिक काल के शुरुआत में तो नहीं, लेकिन छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते कई छोटे छोटे नगर बनने लगे हैं। अब नगरीय केंद्र बनने, जब उत्पादन और व्यापार का केंद्र बनेगा नगर, तो इस नगर पर भी राजा का अधिकार होना लाजमी है। तो राजा इन्हीं नगरों को स्थापना करना प्रारंभ कर देंगे और अलग अलग नगरों के लिए अलग अलग लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो यही राजा का जो अब विस्तार है, वो पहले क्या था, एक जन था, कबीला था। अब इसीलिए उत्तर वैदिक काल में वो क्या बनना शुरू होगा, जनपद, यानी जन जो पहले कबीला था वो पद यानी अस्थाई हो जाएगा, क्योंकि कृषि उसके लिए अब इंपॉर्टेंट हो गया। पहले वो क्या करते थे, ऋग्वैदिक काल में गाय पर ज्यादा ध्यान था, मतलब उसका पशुपालन ज्यादा ध्यान था और कृषि पर कम था। लेकिन अब जब हल, कुदाल और कुल्हाड़ी उसके पास है, तो अब वह बड़े बड़े स्तर पर कृषि करेगा तब अस्थायी रहना पड़ेगा। यानी जन अब क्या बन गया, जन से क्या बन गया, वो जनपद, यानी उसका जन यानी कबीलाओं का अस्थायी जीवन शुरू हो गया। तो उत्तर वैदिक काल की सबसे पहली विशेषता क्या होगी, वहां के लोग अब अस्थायी जीवन शुरू करेंगे। अस्थायी जीवन शुरू करेंगे तो यहाँ राजा महाराजाओं का भी शुरुआत होगा, क्योंकि शासन सत्ता तो कहीं ना कहीं चलेगी। उत्तर वैदिक काल में हम लोग सभा, समिति, विदत देख रहे थे, वहां एक तरह का क्या था, लोकतांत्रिक व्यवस्था था। यहाँ वहां ज्यादा राजा अस्थायी सेना भी नहीं रखते हैं, वहां कुलपा जो परिवार का मुखिया होता था वही सेना का काम करते थे। जरूरत पड़ने पर गायों के लिए हमेशा युद्ध होती थी, उससे ज्यादा युद्ध का कोई शंका नहीं था। अब क्या होगा, अब साम्राज्य का विस्तार करने का युद्ध होगा, अलग अलग जनपद एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे और इन्हीं जनपदों में लड़ाई होकर के बड़ा बड़ा राज्य बनेगा। उसका नाम क्या होगा, महाजनपद होगा, जो आगे चल के 16 महाजनपद बनेंगे। क्या बनेंगे, 16 महाजनपद। तो जन से क्या बन चुका है, जनपद बन चुका। तो यही लोहा हुआ। इसी लोहे ने क्या किया, कृषि को बढ़ावा दिया। इसी लोहे ने क्या किया, व्यापार को बढ़ा दिया। इसी लोहा से उत्पन्न होगा राजतंत्र। जब व्यापार और कृषि बढ़ जाएगा तो राजा का पकड़ बढ़ेगा। यहीं से जब राजा और उन्नति होना शुरू हो जाता है तो कर्मकांड पर हम ध्यान देने लगते हैं, और यहीं से आपका यज्ञवाद, ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद सब यहीं से शुरू हो जाएगा। पुरोहितों की पूछ ज्यादा होने लगेगी, पुरोहित और राजा का एक गठजोड़ बनेगा, वो लोग मिलकर के। अब यहाँ 2 वर्ग बनेंगे। यहाँ में क्या होगा, 2 वर्ग होगा इस काल में आकर के। एक होगा उत्पादक वर्ग जो हमेशा उत्पादन कार्य में भाग लेंगे, एक होगा अनुत्पादक वर्ग। क्या होगा, अनुत्पादक, यानी जो उत्पादन तो नहीं करेंगे लेकिन उत्पाद पर उसका ध्यान रहेगा। जैसे ब्राह्मण, पुरोहित, ये सब क्या है, कभी उत्पादन में भाग नहीं लेते हैं, कभी खेती नहीं करेंगे, कभी व्यवसाय नहीं करेंगे, लेकिन खेती और व्यवसाय करने वाले लोगों को अपना जजमान बना करके उनसे ऐंठते रहते हैं। ये अनुत्पादक वर्ग हैं। जो पुरोहित वर्ग हैं, जो राजा है, जो मतलब राजा के आसपास रहते हैं, वो राज परिवार के जितने भी सदस्य हैं
क्षत्रिय और ब्राह्मण अब क्या हो गए, अनुत्पादक वर्ग हो गए। यानी क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, तो वैश्य और शूद्र क्या कर रहे हैं, कृषि खेती बाड़ी यानी काम धंधा, और वैश्यों का तो काम ही है व्यापार, तो व्यापार धंधा करके देश को इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। टैक्स देने वाले कौन, वैश्य, और उसका मतलब सबसे ज्यादा भोग करने वाले कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण यहाँ अनुत्पादक वर्ग हो जाते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय यहाँ क्या है, अनुत्पादक वर्ग हैं, और शूद्र और वैश्य क्या है, उत्पादक वर्ग हैं। यहाँ में अब महिलाओं का मतलब जो है अवनति होगा, समाज में महिलाओं को कम वैल्यू दिया जाने लगा, शूद्रों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। अब जो ये लोग थे शूद्रों को अपना एक तरह से नौकर बनाकर यूज करने लगे। ये शूद्र का इनमें कहा गया कि शूद्रों का काम ही है क्या, मतलब कि उनसे ऊपर के तीनों वर्गों का सेवा करना, तो सेवा के नाम पर ये लोग उनको दमन करने लगे। वहीं से आज तक शूद्रों की जो स्थिति है वो बहुत बदतर रह चुकी है। तो ये था आपका लोहे के क्रांति ने क्या किया, कृषि को बढ़ा दिया, व्यापार बढ़ा दिया, व्यापार बढ़ाया तो व्यापार वाणिज्य नगरों का उदय होगा, यहीं से राजतंत्र, यज्ञवाद, पुरोहितवाद, ये सब चीज शुरुआत हो जाता है। तो इस काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही, वो ये है कि इन लोगों ने अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया, क्योंकि कृषि करना शुरू करेगा कोई भी तो कृषि होगा तो अस्थायी उसे रुकना ही पड़ेगा, तो अस्थायी उनका जीवन, कबीलाई से कहाँ आ गया अस्थायी जीवन, यानी व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिए। यहाँ का जो समाज है वो जटिल हो गया। यहाँ का समाज, वहां का समाज क्या था, सरल था। ऋग्वैदिक काल का समाज सरल था, यहाँ अब जटिल हो गया। यज्ञ, बलि प्रथा, यज्ञ प्रथा, और बड़े बड़े यहाँ में देखेंगे आप राजसूय यज्ञ होगा, यहाँ में आपको देखेंगे कई संस्कार होंगे, यज्ञोपवीत संस्कार होगा आपको। राजसूय यज्ञ के अलावा आपको अश्वमेघ यज्ञ मिलेगा, बलि की प्रथा होगी, बड़े बड़े जानवर को बलि चढ़ाया जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ में बहुत सारा समाज जो है जटिल हो गया है। यहाँ देखिए जनपदीय व्यवस्था आ जाएगा, यहाँ महाजनपद, जनपद से वहां से जनपदीय व्यवस्था मतलब जन यानी कबीला, अब पदीय मतलब वो अस्थायी होने लगे हैं, तो यहाँ से अस्थायी जीवन की शुरुआत होगी। राजतंत्रिक शासन प्रणाली का यहाँ पूरा दिखेगा आपको झलक, क्योंकि यहीं से राजा अब वंशानुगत होने लगेंगे, राजा की नियुक्ति नहीं होगी और राजा अपनी वर्चस्वता की लड़ाई लड़ने लगेगा दूसरे राजाओं से। राजसूय यज्ञ होगा, यहीं पर आप देखेंगे पुरोहितवाद आपको दिखाई देगा, महिलाओं की महत्ता कम हो जाएगी, कृषि और व्यापार का विकास होगा। इसके कारण क्या होगा, नगरों का उदय होना शुरू हो जाए। इसी नगरों के उदय से क्या बनेगा, महाजनपद बनेगा, क्योंकि जनपद, अब जनपद के जो जितने राजा होंगे, छोटे छोटे जनपद के जितने राजा थे वे अभी अपना वर्चस्वता की लड़ाई लड़ने लगे। पूरे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आपको यहाँ से दिख रहा है कि 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। ये लगभग 400 साल में, 400 साल छोटा नहीं होता है, इस 400 साल में यहाँ क्या हुआ कि ये जनपदीय व्यवस्था धीरे धीरे महाजनपद में बदलने लगा। यानी छोटे छोटे राजाओं में से कुछ ऐसे राजा हुए जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब उनके साम्राज्य का विस्तार, उसके मतलब क्षेत्राधिकार का विस्तार होता गया, तो वह जनपद से कहां बन जाएगा, महाजनपद की ओर बढ़ेगा। यही आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 600 शताब्दी, 600 के बाद वाले जो ईस्वी में है। तो अब आपको उत्तर भारत में नजर आएगा कितना, 16 महाजनपद। क्या नजर आने वाला है, 16 महाजनपद। तो यहां हम लोगों ने देख लिया। अब यहां आ जाते हैं आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन सा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो 6ठी शताब्दी, हम आपको बहुत सारा कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि आपको फैक्ट। सारे फैक्ट एक क्लास में संभव नहीं, आपको भी पता है। तो सारे फैक्ट्स एक क्लास में नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए पूरा इतिहास का एक डायग्राम खींचा जा सकता है। तो हम कहां से शुरू हुए थे, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो सप्त सिंधव का प्रदेश था, सप्त सिंधव से हम लोग जब लोहे की खोज कर लिए, तो लोहे की खोज करके हम लोग पूरब की ओर बढ़े। सप्त सिंधव क्षेत्र अनुर्वर था, वहां उपजाऊ भूमि नहीं थी, वह राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है। आज भी पता है कि राजस्थान पंजाब का क्षेत्र जो था उस समय बहुत अनुपजाऊ था, वह उपजाऊ भूमि के लायक नहीं था। वो आज भी वहां की जमीन उतनी उत्पादन क्षमता नहीं है। क्यों, वहां वर्षा कम होती है। जहां वर्षा कम होगा, जहां पानी की उपलब्धता कम होगी, उत्तर वैदिक काल में खास करके धान रोपाई का तकनीक उन लोगों ने विकसित कर लिया। तो धान रोपाई की तकनीक वहीं संभव था ना जहां पानी की व्यवस्था हो बहुत ज्यादा, क्योंकि धान जैसे फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में जब नगरों का विकास होगा, व्यापार बने, कृषि बढ़ा, और कृषि के जितने उत्पाद होंगे उसका खरीद बिक्री के लिए व्यापार बनेगा। व्यापार का जैसे विकास होगा तो क्या बनेगा, नगर बनेगा, और नगरों का जैसे ही विकास होगा तो साम्राज्य अब बढ़ता जाएगा। साम्राज्य जब बढ़ता जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था की तरक्की के साथ साथ, मतलब आर्थिक तरक्की के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन, और राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन। देखा कि उत्तर वैदिक काल का समाज जटिल था, ये सरल था, और उत्तर वैदिक काल में आके जटिल हुआ, जो कि ऋग्वेद में सरल था।
उसके बाद आएंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, तो उत्तर वैदिक काल से जो जटिलता आना शुरू हुआ, तो वह छठी शताब्दी ईस्वी में आते आते बहुत ज्यादा जटिल हो गया। अब वैश्यों को धर्म, अब उनको यह धर्म संकट हो गया कि हम अपना व्यापार चलाएं या धर्म माने, क्योंकि धर्म बहुत ज्यादा जटिल हो गया। पुरोहितवाद, पंडितवाद यहाँ में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ब्राह्मणवाद। तो यहाँ में क्या हुआ कि यज्ञ, कर्मकांड और इतने सारे उसको धर्म का पाबंदी आने लगा कि जो उसको व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करने से रोक रहा था। अपने ब्राह्मण धर्म में कहा जाने लगा, उत्तर वैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म में पुरोहितों का कहना था कि ऋण लेना पाप है। आप बताइए, आर्थिक उन्नति के लिए जब तक आप ऋण नहीं लेंगे, जब तक पैसों का लेन देन नहीं होगा, तो यहाँ वहां तक था कि लेन देन होना ही पाप है। तो ऐसे में तरक्की नहीं हो सकता था। उनसे कहा जाता था कि आप दिन भर में इतना पूजा कीजिए, इतना यज्ञ चला, इतना खर्च करके यज्ञ चलाइए, आप यज्ञ करना पड़ेगा, आपको शनि का फेरा है, आपको ये करना होगा। यानी यज्ञ कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड में ही वो उलझे रह जाते थे, जिनसे उनकी तरक्की बाधित हो रही थी। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कई संप्रदाय का उदय होगा जो ब्राह्मणवाद के इन कर्मकांडों को, इन जटिलताओं को तोड़ने के लिए 62 नए संप्रदाय उदय होंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 16 महाजनपद आपको दिख रहा, बिहार में खास करके बात करें तो ये आपको दिख रहा है अंगा, उसके बाद ये मगध है, ये वज्जी है। यही तीनों क्षेत्र बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। यही कौन सा है? बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद पड़ता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुतर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुतर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुतर निकाय नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें चर्चा आया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद मतलब 16 राज्य बन चुके हैं। जनपद मतलब जिला। अब जिला के आकार धीरे धीरे बढ़कर राज्य बना, तो अब उत्तर भारत में 16 राज्य हैं। ये भी मैप आपका जनपद का है, ये भी मैप जनपद का है। यहाँ अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, वही चीज है। यहाँ आपको दिख रहा है मगध है, ये वज्जी है, ये अंग है। तो अंग, मगध और वज्जी ये बिहार में 3 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में जब आपस में वर्चस्वता की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होती है, तो ये जनपद से धीरे धीरे महाजनपद बना। अब इन महाजनपदों में से फिर वर्चस्वता की लड़ाई होती है कि मेरा क्षेत्राधिकार ज्यादा होगा और हम ज्यादा शक्तिशाली होंगे। तो ऐसे में मगध जो बिहार के पटना के क्षेत्र में है, यानी पटना गया का क्षेत्र मगध है, तो इन्हीं मगध में जहां पटना गया का क्षेत्र, यहाँ अगर आप थोड़ा सा इसको लोकेशन ड्रॉ करना चाहेंगे, इस तरह से आपको बिहार का नक्शा है। यहाँ में है आपका मगध, यहाँ कौन सा है? यहाँ आपका मगध है, और यहाँ आपका अंग है जो भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र है। अभी भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है, ये आपका कौन सा था? अंग प्रदेश, यानी अंग महाजनपद। और ये मगध था जो गया, शाहबाद और पटना के आसपास का मगध था। उसके बाद गंगा, यहाँ बीच में गंगा है। गंगा के उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ वज्जी नाम का एक लोकतांत्रिक यानी गणराज्य था। कौन सा था? वज्जी गणराज्य। तो ये 3 महाजनपद थे बिहार में। इन 3 के अलावा टोटल भारत में कितना था? 16 महाजनपद था। सबसे दक्षिणतम आपसे पूछे तो अस्मक महाजनपद याद रखेंगे आप। सबसे दक्षिणतम महाजनपद अस्मक था। सबसे उत्तर की बात करें तो ये आपका कौन था? सबसे उत्तर यहाँ आपको दिख रहा है कम्बोज। उसके बाद यहाँ आपका मिलेगा कंधार। तो कंधार था सबसे उत्तर में। तो उसके बाद आ जाए कि सबसे पूरब में कौन सा? तो अंग था। सबसे पूरब में कौन सा था? अंग महाजनपद था। इनमें से जो वर्चस्वता हासिल करने में नंबर 1 रहा, इन 16 महाजनपदों में जो साम्राज्य का रूप लिया, मतलब राज्य से अब क्या बनेगा? साम्राज्य। जिला बना पहले, जनपद मीन्स जिला, जनपद से कहां आ गए? महाजनपद यानी राज्य। अब महाजनपद से साम्राज्य की ओर चलेंगे, तो साम्राज्य बनाने में कौन सफल रहा? अपने बिहार का, ये पटना की धरती से, जिसकी राजधानी पहले गिरिव्रज थी, मगध की राजधानी गिरिव्रज, जिसे अब आज हम लोग राजगीर कहते हैं या राजगृह कहते हैं। तो राजगीर में उसका कौन था? हम लोग देखेंगे कैसे कैसे वहां की राजधानी, कैसे मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो इन 16 महाजनपदों में मगध ही एक ऐसा महाजनपद हुआ जो एक साम्राज्य का रूप लिया। इसी साम्राज्य को आगे चल के आप हम लोग देखेंगे कि इसको बनाने में, इस साम्राज्य को बनाने में कई वंशों ने योगदान दिया, कई वंश के राजाओं ने योगदान दिया। उसके बाद देखेंगे इसी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगा। तो आप लोगों को यहां तक स्पष्ट हो गया। इसी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह परिवर्तन काल था, महानगरों का उदय हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्र में तो हम लोग देख लिए 16 महाजनपद का उदय हुआ, लेकिन यहाँ बौद्धिक क्रांति भी हुई। कारण था कि जब राजनीतिक प्रगति हो रही हो, आर्थिक प्रगति हो रही हो, वहां अगर धर्म बाधा आ रहा है तो धर्म में संशोधन अनिवार्य हो जाता है।
तो आर्थिक उन्नति सब चीजों में संशोधन करा देता है। तो आर्थिक में जब भी परिवर्तन होगा अर्थव्यवस्था में, तो उसके साथ साथ धर्म, राजनीति, समाज सभी चीज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको अगर आज कमाई नहीं हो रही है, आज के बाद कल से आप लाख रुपए मंथ कमाना शुरू कर देते हैं, तो आपके घर का राजनीति बदल जाता है, आपके घर का माहौल मतलब आपका रहन सहन बदल जाता है, आपके घर की अर्थव्यवस्था जैसे ही बदलती है, मतलब कमाई बढ़ा मतलब अर्थव्यवस्था, जैसे ही अर्थव्यवस्था बदलता है आपका रहन मतलब रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान सब चीज बदल जाता है। उसी तरह से किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में, किसी भी साम्राज्य में अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के अनुसार सब चीज बदलता है। अर्थव्यवस्था अगर तरक्की कर रही हो तो राजनीति में भी आपको कुछ नयापन दिखेगा, समाज में भी कुछ नयापन दिखेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था अगर डगमगा रही हो तो फिर सब चीज डगमग होने वाला है। तो अर्थव्यवस्था में जब बहुत ज्यादा परिवर्तन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा, व्यापार वाणिज्य का ज्यादा विकास हो रहा है। अब व्यवसायी लोगों का, खास करके अगर देखें हम लोग पूर्व के क्षेत्र में, जो बिहार वाला क्षेत्र था, इस क्षेत्र में बात करें, यहां से उत्तर वैदिक कालीन लोग चले। अब क्या था, उत्तर वैदिक काल में यहाँ चले, ऋग वैदिक काल के लोग अब यहाँ किधर प्रसार कर लिए, जनसंख्या अभी किधर आ गया, अब उत्तर वैदिक काल वाला क्षेत्र में यानी पूर्वी क्षेत्र में, भारत के अब पूर्व की तरफ जब गंगा यमुना की घाटी में, यहीं से बहती है ना गंगा, तो गंगा यमुना की घाटी में जब विस्तार हुआ जनसंख्या का, तो जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का वृद्धि जैसे ही हुआ, तो यहाँ में बौद्धिक क्रांति भी होनी है। क्योंकि जो धर्म के आडंबर को, क्योंकि अर्थव्यवस्था के रास्ते में अगर धर्म बाधा बने तो अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी में 62 संप्रदाय का उल्लेख जो आता है, 62 संप्रदाय का यहाँ उदय होगा। किसके क्यों होगा भाई 62 संप्रदाय, तो धार्मिक क्षेत्र में 62 संप्रदाय का उदय हुआ। 62 संप्रदाय का उदय होने का सीधा मतलब था कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज जटिल होता चला गया था, यज्ञ कर्मकांड ये सब में अस्त व्यस्त होने लगे थे, पुरोहितवाद बढ़ता जा रहा था, तो आम लोग जो क्षुद्र थे, जो वैश्य थे, इन लोगों का जनसंख्या यहाँ ज्यादा था। शूद्र लोगों का जनसंख्या, क्योंकि व्यापार वाणिज्य करने वाले, कृषि करने वाले इधर आए, तो इन सभी क्षेत्रों में वैश्यों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो क्या हुआ, उन्हें सुविधा मिलने के लिए, उन्हें अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए, उनको अपनी तरक्की करने के लिए ये धर्म बहुत बाधा पहुंचा रही थी। तो इसी धर्म में संशोधन के रूप में कई नए नए 62 संप्रदाय आ गए जो ब्राह्मणवाद का विरोधी था। यानी उत्तर वैदिक काल का जो धर्म है वो ब्राह्मणवाद कहलाता है। तो ब्राह्मणवादी धर्म के खिलाफ में ये 62 संप्रदाय आ गए। यहाँ मखली गोसाल का आजीवक संप्रदाय भी आया, बौद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म का, बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ। उसी तरह महावीर आए, जैन तीर्थंकर जो 24वें तीर्थंकर, इन लोगों ने क्रांतिकारी बदलाव लाया। इनकी विशेषता रही क्योंकि उत्तर वैदिक काल में समाज इतना जटिल हो गया था कि शूद्रों को, महिलाओं को संस्कृत पढ़ने तक नहीं दिया जाता था, संस्कृत पढ़ना उनके लिए वर्जित था। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया कि अब हम लोग जो धार्मिक प्रचार करेंगे, संप्रदाय का यानी ज्ञान देंगे, वो क्षेत्रीय भाषा में देने लगे। गौतम बुद्ध पाली भाषा में देने लगे, महावीर प्राकृत भाषा में देने लगे। ये दोनों ही, गौतम बुद्ध और महावीर, दो नए नक्षत्र का उदय होता है। एक समझिए कि एक नए उल्का पिंड की तरह आते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो लोगों का उदय होता है। इसमें दो महत्वपूर्ण हैं, एक है गौतम बुद्ध, एक है आपका गौतम बुद्ध। उसके बाद दूसरा कौन है, दूसरा है आपका महावीर। गौतम बुद्ध का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। इन्होंने बौद्ध संप्रदाय को चलाया, बौद्ध संप्रदाय चलाया, इसका संप्रदाय है बौद्ध संप्रदाय। ये प्रवर्तक रहे हैं। ये 24वें तीर्थंकर हैं, किसके 24वें तीर्थंकर हैं, जैन संप्रदाय के। जैन संप्रदाय के, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, जैन संप्रदाय। तो इसमें इन लोगों ने सरल, समाज को सरल बनाने का प्रयास किया, जटिलता कम किया। इन लोगों मतलब गौतम बुद्ध ज्यादा फेमस इसलिए हुआ कि इनका जो सिद्धांत था वो अर्थव्यवस्था के अनुकूल था, वो आधुनिकता के अनुकूल था, वो व्यवसायियों के लिए अनुकूल था। इन्होंने कहा कि कर्ज लेना पाप नहीं है, कर्ज का भुगतान नहीं करना पाप है। हमारे बौद्ध संघ में वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने कर्ज को चुका दिया है। मतलब ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने कर्ज तो लिया है लेकिन चुका नहीं सका है। तो यानी इनका कहना था कि कर्ज लेना पाप नहीं है, कर्ज चुका ना पाना यह पाप है। कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करना चाहिए। ये तरक्की, ये कर्मवाद पर सिद्धांत, दोनों ही किस पर बल देते हैं, कर्मवाद पर, यह भाग्यवाद पर नहीं है। उत्तर वैदिक काल के समाज भाग्य पर टिका हुआ था। यज्ञ पूजा अर्चना इतना में वो लोग व्यस्त हो गए कि भाग्य ही सब चीज है, अगर मेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों ने दुनिया को समझाया, भारत को समझाया कि कर्म के आधार पर सब कुछ संभव हो सकता है। तो यानी कर्मवाद के सिद्धांत को दोनों ने बढ़ावा दिया।
क्षेत्रीय भाषा में अपने सिद्धांत को व्यवस्थित किए। इन लोगों का सिद्धांत जो था आर्थिक और राजनीतिक तरक्की के अनुकूल था, इसलिए इन लोग विकसित हुआ। तो अब आप गौतम बुद्ध और महावीर के किसी भी सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहां आपको इन्हीं सब चीजों का झलक मिलेगा। तो मेरा प्रयास क्या था, कंसेप्ट बताना। आज हम अगर फैक्ट में घुसते हैं तो फिर कंसेप्ट आपका टूट जाएगा लिंक, इसीलिए ज्यादा फैक्ट में नहीं जाएंगे और कंसेप्ट तक रहेंगे कि यहाँ दो संप्रदाय जो मुख्य रूप से उत्पन्न हुए, 62 में से दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हुए, जैन और बौद्ध। इनके टिके रहने का, इनका लोकप्रिय होने का कारण क्या रहा कि यह समय के अनुकूल था और पुरानी परंपरा जो अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा पहुंचा रही थी उनके विरुद्ध आया था। यानी यह ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, यज्ञवाद, इन सब चीजों का खिलाफ में था। तो इन चीजों को हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा बौद्ध संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं, इसमें क्या क्या था। बौद्ध संप्रदाय का त्रिरत्न था, यह था बौद्ध, यानी 3 आदर्श थे, बुद्ध और एक था आपका धम्म, बुद्ध धम्म और संघ। ये 3 आदर्श था किनका, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए 3 आदर्श था, बुद्ध, धम्म और बुद्ध का संघ। उसके बाद 4 आर्य सत्य। इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 महत्वपूर्ण चीजों पर विशेष जोर दिया, जिसके आधार पर इसका पूरा जो दर्शन है, वो फिलोसफी है, वो पूरा इसी पर टिका हुआ है। 4 आर्य क्या है, इन्होंने पहला आर्य सत्य में बताया कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है, यानी दुख जब तक आपका जीवन है वहां दुख होगा। यानी पहला इसका आर्य सत्य में क्या था, दुख एक सत्य है। जैसे मृत्यु सत्य है, उसी तरह दुख का आना आपके जीवन में यह सत्य है कि सभी को दुख होता है, बिना दुख का इस संसार में कोई नहीं है। तो यानी दुख का होना अनिवार्य है। दुख, उसके बाद इसका था दुख समुदाय, यानी एक नहीं कई बार दुख, मतलब दुख का आना लगातार होता रहेगा आपके जीवन में। दुख का जीवन है तो दुख है, जब तक जीवन है तब तक दुख न दुख ही दुख है। तो दुख है, दुख समुदाय है। तीसरा है दुख निरोध है, यानी दुख से मुक्ति भी किया जा सकता है। मतलब संसार में जब तक आप हैं तो दुख ही दुख है, सब्बम दुखम दुखम, हमेशा दुख ही दुख है, सब जगह दुख ही दुख है। लेकिन दुख का निरोध यानी दुख से छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो तीसरा सिद्धांत क्या था, तीसरा सत्य, दुख से निरोध भी संभव है। और चौथा क्या था, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से बाहर निकलने का इन्होंने सिद्धांत दिया। इसी दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख से बाहर निकलने को इन्होंने क्या किया, इसने कहा निर्वाण का सिद्धांत दिया। इसका निर्वाण से मतलब था कि जीवन मरण के चक्र से, जब तक जीवन मरण के चक्र में है आप तब तक दुख होता रहेगा। इसलिए जिस दिन आप जीवन मरण चक्र से बाहर निकल जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, निर्वाण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो निर्वाण की प्राप्ति से सीधा मतलब था कि दुख मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, जिसको हम लोग ब्राह्मण धर्म में या आज के हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का ही दूसरा नाम बौद्ध संप्रदाय में क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया। यानी मृत्यु के बाद इसमें मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा। और इन्होंने कहा कि जीवित रहते भी निर्वाण की प्राप्ति संभव है। तो कैसे, तो दुख निरोध गामिनी के लिए प्रतिपदा जो दिया उन्होंने, जो सिद्धांत दिया कि दुख से बाहर कैसे निकला जाए, इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। 8 ऐसे तत्वों को उन्होंने बताया जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक आपका आजीव, सम्यक समाधि। तो इन सभी 8 चीजों को उन्होंने क्या कहा, अष्टांगिक मार्ग। यानी 8 ऐसे मार्ग हैं, इस मार्ग पर चलकर आप क्या कर सकते हैं, दुख की इस बेला से बाहर निकल सकते हैं, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं या निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए जो मार्ग होगा वो क्या क्या आपको पालन करना पड़ेगा इस अष्टांगिक मार्ग को पाने के लिए। 10 शील सिद्धांत भी दिए, सत्य, अहिंसा, औस्तेय, अपरिग्रह, इन सब चीज के अलावा उन्होंने कहा कि सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, चोरी न, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, इत्र का प्रयोग न करना, स्त्रियों के संसर्ग में न रहना। इन सभी चीजों के लिए वो 10 अलग अलग और भी सिद्धांत दिए। जो मार्ग था अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करने का लक्ष्य था वो, यानी उसकी पूर्ति के साथ साथ आप धीरे धीरे अष्टांगिक मार्ग तक आ सकते हैं। और अष्टांगिक मार्ग को जो फॉलो करेगा उसको क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति होगी, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब पूर्ण होगा वो वाला सिद्धांत। तो गौतम बुद्ध का ये यानी बौद्ध संप्रदाय के बारे में था। त्रिरत्न उसका 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, 10 शील सिद्धांत है। क्या है, 10 शील सिद्धांत भी है। ये सब किसके थे, और इन्होंने क्या कहा अपने दर्शन को, गौतम बुद्ध के दर्शन का जो मूलाधार था मध्यम मार्ग था। क्या था,
मध्यम मार्गी, मध्यम मार्ग, इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि वीणा की तार को उतना भी न कसो कि वह टूट जाए और उतना धीमा भी न रखने दो कि वह आवाज ही न दे सके। उसी तरह जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। इन्होंने मध्यम मार्ग प्रतिपदा को अपनाया। उनके बाद इन्होंने क्या कहा, अनिश्वरवादी, इसका जो सिद्धांत का दूसरा है अनिश्वरवादी है, यह ईश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं, यानी यह नास्तिक धर्म है एक तरह का, यह ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यह पुनर्जन्म पर विश्वास तो करते हैं लेकिन आत्मा पर इसे विश्वास नहीं है, यानी यह कहते हैं यह अनात्मवादी है। क्या है, अनात्मवादी है। तो इतना चीजों को आप लोगों ने देखा। इसी तरह का जैन धर्म भी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा असमानता यह है कि बौद्ध धर्म जहां मध्यम मार्ग की बात करता है, जैन धर्म उसमें अतिवाद की बात करता है। वो कहता है कि आप शरीर का संलेखना विधि का उल्लेख करता है जैन धर्म, उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल में भी। बौद्ध धर्म के हम लोगों ने यहाँ तक देखा। बौद्ध धर्म के बाद आ जाइए जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय के जो 24वें तीर्थंकर हैं वही इंपॉर्टेंट है। तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर है। कौन है, महावीर है। और महावीर ने क्या क्या दिए, पंच महाव्रत। बात करें महावीर के जो 23वें तीर्थंकर रहे थे उन्होंने ही 4 महाव्रत दे दिए थे, उसमें केवल इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पंच महाव्रत था आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये इसके पंच महाव्रत थे। पंच महाव्रत में क्या क्या था, सत्य तो आप समझ रहे हैं, अहिंसा भी समझ रहे हैं, अस्तेय मतलब होता है कि चोरी न करना। अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी न करना। उसके बाद होता है अपरिग्रह, यानी धन संचय न करना, धन का संचय न करना, धन जमा मत करना। इनका मानना था कि धन के संचय से ही सारी मतलब क्या होती है, कुवृत्तियां सामने आती है या मन मतलब गलत करने को उतारू होता है। तो धन का संचय नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोगों का भी कल्याण हो, यानी ये क्या कहते हैं, लिव एंड लेट लिव, जियो और सबको जीने दो, धन का संचय ना करो। तो ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन करने का बात किया। तो इसमें क्या था, पंच महाव्रत किसके हैं, महावीर के पंच महाव्रत उसका आदर्श में शामिल है। इन्होंने जो त्रिरत्न दिया इसमें था सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण। तो इन्होंने आचरण, ज्ञान और दृष्टि को लेकर के, ज्ञान, दृष्टि और आचरण कैसा होना चाहिए इस पर इन्होंने त्रिरत्न यानी आदर्श दिए। 3 आदर्श था इसका। इन्होंने स्यातवाद को माना। स्यातवाद का मतलब होता है अनेकांतवाद, इसी को हम लोग अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसी को हम लोग सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, सप्तभंगी। इन्होंने 7 छोटे छोटे आंशिक तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया जो एक व्यक्ति के अंदर कमजोरी के रूप में होता है। तो उन चीजों को दूर करने के लिए 7 छोटे छोटे चीजों पर सुधार करने की बात की। इसी को हम लोग सप्तभंगी या अनेकांतवाद या स्यातवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यातवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी। इसका एक जो संलेखना पद्धति था, यानी निर्वाण की प्राप्ति अगर आपको करनी है, निर्वाण की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आप अपना क्या कीजिए कि अन्न, वस्त्र, अन्न, जल को त्याग दीजिए और मृत्यु शैया पर बैठ जाइए। मतलब अन्न जल का पूरा त्याग दीजिए और अपने आप यह शरीर क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ये थोड़ा सा कठोर टाइप का था संलेखना। आपको पता है कि इसी से चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है, उन्होंने संलेखना विधि से ही श्रवण बेलगोला में जाकर के अपना मतलब जीवन त्याग किए थे निर्वाण के लिए, और उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलेंगे, तब तक बहुत स्लो हैं आप। यहाँ आ जाइए, बौद्ध और जैन की बात करें, खास करके यहाँ बुद्ध और महावीर की बात करें, बुद्ध और महावीर की। तो बुद्ध और महावीर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जो सिद्धांत था इसका, यहाँ ये क्या करते हैं, आत्मा की बात करें इसमें, अगर आत्मा को ये नहीं मानते हैं, ये अनात्मवादी हैं, लेकिन ये आत्मा को मानते हैं, ये आत्मा को मानते हैं। लेकिन पुनर्जन्म की बात करें, पुनर्जन्म की बात करें तो ये भी मानते हैं, पुनर्जन्म को यह भी मानते हैं। बात करें अगर यहाँ ईश्वर की बात, तो ईश्वर को यह भी नहीं मानते हैं और ईश्वर को यह भी नहीं मानते हैं, ईश्वर को यह भी नहीं मानते हैं, यह भी नहीं मानते हैं। और उसके बाद यहाँ आत्मा हो गया, पुनर्जन्म हो गया, ईश्वर हो गया, उसके बाद और कुछ रहा आपका आत्मा, पुनर्जन्म, ईश्वर। तो इतना आप लोगों ने देखा। दोनों ही क्या करते थे, दोनों में समानता क्या था, कर्मवाद को दोनों ने बढ़ावा दिया।
कर्मवाद पर इन्होंने भी जोर दिया और कर्मवाद पर इन्होंने भी जोर दिया। ये क्या किए, मध्यम मार्ग को अपनाया है, मध्यम, इसीलिए ये ज्यादा फेमस हुआ, मध्यम मार्ग को अपनाया है। ये क्या किए थे, थोड़ा सा जटिल, इसमें क्या था, अतिवाद को इन्होंने अपना लिया। किसको, अतिवाद को। लेकिन दोनों का जो उद्देश्य था वो एक तरह का साम्यवादी समाज की स्थापना था, जो आज हम लोग साम्यवाद कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि गौतम बुद्ध के प्रयासों को अगर हम एक साथ में समग्र रूप में देखें तो वह आदिम समाजवाद की, साम्यवाद की बात करता है। किसका, आदिम समाजवाद, आदिम साम्यवाद, यानी सबको समान देखने के लिए आदिम साम्यवाद की बात करता है। ठीक है, तो आदिम साम्यवाद की बात करता है कौन, आदिम साम्यवाद की बात किसके बारे में कहा गया, गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के और महावीर के प्रयास को हम लोग साम्यवादी प्रयास के रूप में देख सकते हैं, जो समानता की बात करता है, जो स्त्री पुरुष दोनों को अपने बौद्ध संघ में और या फिर जैन संघ में स्त्री पुरुष दोनों को प्रवेश करने का मौका दिया। यानी जो स्त्रियों की गिरावट उत्तर वैदिक काल में देखी गई उसको इन्होंने सुधारने का प्रयास किया। शूद्रों को भी छोटी अपने, इन्होंने दोनों क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, क्षेत्रीय भाषा, बात करें क्षेत्रीय भाषा का इन्होंने भी प्रयोग किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके धर्म का ज्ञान को समझे। इन्होंने भी क्या किया, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया। तो ये सब चीज था आपका बौद्ध और जैन संप्रदाय जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए। क्यों हुआ था, क्योंकि ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद जो उत्तर वैदिक कालीन समाज की जटिलता थी, उत्तर वैदिक कालीन जटिल समाज से लड़ने के लिए एक सरल समाज और उन्नति करने वाले समाज को बढ़ावा देने के लिए 62 संप्रदाय है, उसमें से बौद्ध और जैन प्रमुख था। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया है। तो थोड़ा सा हम लोग अलग अलग जनपद के बारे में आप लोगों ने देख लिया। 16 महाजनपद थे, जिसमें बिहार में कौन कौन था, अंग और मगध था, उसके बाद वज्जी था। तो 3 महाजनपद बिहार में हैं, अलग अलग महाजनपद का क्षेत्र अलग अलग था। और इन सभी चीजों में हम लोग अब मगध साम्राज्य का उदय देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद आ गया है। अब उसमें से एक महाजनपद जो मगध है वह एक साम्राज्य बनाएगा। उसके साम्राज्य की कहानी जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते रहिए मेरे साथ। मैंने लिखा आप लोगों के लिए, कामयाबी के दीवाने हैं हम, मेहनत तो हमारा शौक है। कामयाबी के दीवाने हैं हम, मेहनत तो हमारा शौक है। ठोकरें क्या रोकेगी मुझे, ठोकरों को भी मेरा खौफ है। ठोकरें क्या रोकेगी मुझे, ठोकरों को भी मेरा खौफ है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, अरे ओ नाकामयाबी जरा कान खोलकर सुन ले। अरे ओ नाकामयाबी जरा कान खोलकर सुन ले, आफतों से लड़ना अब आदत सी हो गई है। आफतों से लड़ना अब आदत सी हो गई है, तुम्हारा यहाँ ठहरना अब आफत सी हो गई है। यानी नाकामयाबी का अब ठहरना आफत सी हो गई है आपके लिए। क्यों, क्योंकि मेहनत करना आपका शौक बन चुका है, मेहनत तो आपका शौक बन चुका है। तो चलिए यहीं से करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मनीपीडिया नाम के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपको जहां तक हो सके इसे शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कहां जाएंगे, अब हम लोग कहां जाएंगे, मगध साम्राज्य पर। कहां, अब मगध का 16 महाजनपद तो हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने ये सब तो देख लिया कि यहाँ अब उत्तर भारत में कितने, लगभग 16 महाजनपद का उदय हो गया है। तो 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो बिहार के पाटलिपुत्र पटना की धरती से उत्पन्न होने वाला है, जिसका राजधानी आगे चल के पटना होगा, तो उसका विकास हम लोग देखेंगे। तो मगध एक साम्राज्य के रूप में विकसित हो रहा है। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद मगध जो साम्राज्य का रूप लेगा। मगध, इसमें कई महाजनपद कुछ महत्वपूर्ण थे, मगध थे। एक दक्षिण में था आपका अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या माहिष्मती था। दक्षिणी राजधानी माहिष्मती, उत्तरी राजधानी उज्जैन था। ये अवंती है, एक मगध है, एक है आपका कौशल, एक है उत्तर में वैशाली वाला जो बिहार का है, जिसे हम लोग वज्जी कहते हैं, जहाँ की राजधानी वैशाली थी। ये 4 ऐसे महाजनपद हैं जो काफी शक्तिशाली था। क्या था, शक्तिशाली था। इन चारों के बीच भी घमासान युद्ध हुआ है, यानी मगध को साम्राज्य बनने में इन तीनों का बहुत बड़ा टक्कर लेना पड़ा होगा। इन तीनों के साथ युद्ध भी हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग समय में कैसे मगध एक साम्राज्य का रूप ले लिया, कैसे मगध एक साम्राज्य का रूप लिया है। हम लोग इन सब चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, मगध एक साम्राज्य का रूप लिया। इस साम्राज्य की स्थापना में कुछ महत्वपूर्ण शासकों का बड़ा बड़ा योगदान रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा बात रहा, अभी हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पढ़ा था कि मगध कहाँ है, गंगा यमुना की घाटी में है। मगध कहाँ है, गंगा यानी गंगा किनारे है। कहाँ है, गंगा किनारे है मगध। कौन, मगध आपका कहाँ है, यहाँ है। गंगा नदी के किनारे होने के नाते यहाँ क्या है,
पाटलिपुत्र है, यानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र नगर के रूप में विकसित हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग क्या जाने महाजनपद काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है। तो पाटलिपुत्र एक नगर के रूप में विकास हो रहा है। यहाँ का शासक ज्यादा मजबूत क्यों हुआ मगध, क्योंकि इसी के दक्षिण में उड़ीसा में, झारखंड में आप जाएंगे लोहा का उत्पादन होता है, उड़ीसा में कोयले का उत्पादन होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप, लोहा का जब यहाँ उत्पादन होगा तो इन सब से क्या होगा कि लोहा का यहाँ हथियार ज्यादा होगा, उससे क्या होगा सैनिक का हथियार मिल जाएगा, खेती करने के लिए कृषि से योग्य भूमि मिल जाएगी। गंगा नदी के किनारे होने के नाते व्यापार वाणिज्य सुगमता के साथ होता है, क्योंकि उस समय ट्रेन और बैलगाड़ी, ट्रेन और हमारे पास जो है एरोप्लेन तो नहीं हुआ करता था। व्यापार वाणिज्य किससे होगा तो जल मार्ग से होगा। तो उसके पास जल मार्ग भी उपलब्ध था, उसके पास हथियार भी उपलब्ध था, उसके पास कृषि योग्य भूमि थी, क्योंकि गंगा की घाटी वाला क्षेत्र बहुत उपजाऊ वाला भूमि था। तो इन सभी परिस्थितियों ने मगध को अपने एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष में बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में वहां की भौगोलिक अवस्थिति का बहुत बड़ा योगदान था। भौगोलिक अवस्थिति में गंगा के किनारे होना, वहां में लोहे की उपलब्धता होना, वहां की भूमि का उपजाऊ होना, ये तीन महत्वपूर्ण चीजें थी जो मगध शासकों को साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में मगध को काफी मदद किया। इसके अलावा भी केवल संसाधन रहने से कोई महान नहीं हो जाता, केवल संसाधनों के वजह से आप बड़े नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर का हौसला जुनून इसमें काम नहीं करेगा। तो वो हौसला जुनून और जज्बा दिखाने का काम, वो अपने बाहुबली दिखाने का काम, अपने बाहुबलों से जो साम्राज्य की स्थापना की उसमें काम किसने निभाया। तो ये तीन महत्वपूर्ण वंश हैं जो मगध को एक साम्राज्य के रूप में विकसित करता है। वह हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। आप प्राचीन काल का इतिहास पढ़ रहे हैं, डेट मतलब तारीख में, वर्ष में ज्यादा फंसना नहीं है आपको। आप समझिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की बात हो रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जस्ट बाद से ऐसा शुरुआत हो रहा है, यानी 600 शताब्दी से या 5वीं शताब्दी की बात है। 544 वैसे आप याद रखें, 544 ईस्वी में, 544 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उदय किसके द्वारा, हर्यक वंश के संस्थापक थे एक ये बिंबिसार। वैसे तो कहा जाता है, महाकाव्यों में कहा गया कि मगध को साम्राज्य एक राज्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह किसको जाता है, बृहद्रथ को। बृहद्रथ वंश एक हो जाता है, तो बृहद्रथ वहां हम लोग नहीं जाएंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें, यहाँ तीन महत्वपूर्ण शासक होगा। इसका नाम है, एक का नाम बिंबिसार, क्या नाम है, बिंबिसार। दूसरे का नाम क्या है, अजातशत्रु, क्या नाम है, अजातशत्रु। ये इंपॉर्टेंट शासक हैं। अजातशत्रु का बेटा होता है उदयीन, कौन होता है, उदयीन। उदयीन के बाद होता है आपका नागदशक, ये अंतिम शासक होता है हर्यक वंश का, नागदशक। तो यहाँ बिहार की थोड़ी सी घटना है, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ बात कर लें बिंबिसार की, तो बिंबिसार कैसे मगध को एक साम्राज्य बनाया, आपको पता है बिंबिसार कैसे एक मगध को साम्राज्य के रूप में बनाने का प्रयास किया। इन्होंने युद्ध के माध्यम से, युद्ध नीति को अपनाया, इन्होंने बुद्धि भी लगाया और युद्ध भी किया। युद्ध नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित करके कई राज्यों से अपना सुलह समझौता किया, मतलब किसी राज्यों के साथ अगर ज्यादा दिक्कत है तो वहां वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो वो आपके टेंशन फ्री हो जाते हैं वहां से। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के क्रम में इन्होंने क्या किया, यहाँ से पश्चिम में, मगध के पश्चिम में है कौशल का राज्य, यहाँ में वैशाली, मतलब आपका वैशाली वाला क्षेत्र जिसको हम लोग लिच्छवी कहते हैं या वज्जी कहते हैं, लिच्छवी गणराज्य। तो यहाँ में वैशाली है, यहाँ में कौशल है। उसके बाद एक है यहाँ पंजाब, पंजाब के क्षेत्र में मध्य है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी राजकुमारी से शादी कर लेता है, ये करता है वैशाली की राजकुमारी से शादी। ये कौशल राजा प्रसेनजीत है, उसकी बहन से शादी कर लेता है। तो यानी ये क्या करता है, वैवाहिक संबंध के माध्यम से कई राज्यों के साथ अपना सही अच्छा संबंध स्थापित करता है। ये किसके साथ, महाकौशला की बात करें, इसकी एक पत्नी है महाकौशला, जो कौशल नरेश की पुत्री है, यानी राजा प्रसेनजीत जो आगे चल के होगा वहां का, उसकी बहन है। उसके बाद दूसरा है आपका चेलन्ना, कौन है, चेलन्ना। ये चेलन्ना कौन है, ये चेलन्ना आपके वैशाली की राजकुमारी, वैशाली की राजकुमारी कौन है, चेलन्ना है। इसी चेलन्ना से पुत्र के रूप में अजातशत्रु प्राप्त होता है। कौन, अजातशत्रु का उत्पत्ति किससे होता है, चेलन्ना से। उसके बाद एक और है आपका यहाँ से क्षेमा नाम की इसकी पत्नी, कौन है, क्षेमा नाम की पत्नी को कहां से, मध्य प्रदेश से उठा, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश। मध्य कहाँ था, ये पंजाब के क्षेत्र में था। तो ये इसकी तीन पत्नियां थी। वैवाहिक संबंध के आधार पर साम्राज्य का विस्तार करने का पहली बार शुरुआत भारत में कौन किया, बिंबिसार ने किया। इन्होंने युद्ध के लिए भी बहुत प्रयास किया। इनका युद्ध अवंती के साथ हुआ, यहाँ जो अवंती था बहुत मजबूत शासन था, इसके साथ भी युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में अंतिम तक दोनों दोस्त बन जाते हैं, किसी को कोई जीत नहीं मिलती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार इसका क्या हुआ, उत्तर से टेंशन खत्म, पश्चिम से टेंशन खत्म और सुदूर पश्चिम से भी टेंशन खत्म।
तो अब यहाँ बच जाता था आसपास का, इधर तो अंग था, तो अंग को इन्होंने जीत लिया था। अंग का शासक था ब्रह्मदत्त, अंग को युद्ध के द्वारा हरा दिया, यानी युद्ध से मानो या बुद्धि से मानो, तो युद्ध भी करने में माहिर थे, तो अंग को इन्होंने जीत लिया युद्ध से। उत्तर में टेंशन खत्म, शादी कर लिया, ससुराल बना लिया, पश्चिम को भी ससुराल बना लिया, सुदूर पश्चिम में भी ससुराल बना लिया, यानी मगध साम्राज्य के उदय में इसके वैवाहिक संबंध का बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद आ जाते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिताजी की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया। अजातशत्रु का एक उपनाम पुनिक भी है, क्या है, पुनिक भी है। लेकिन अजातशत्रु क्या किया, अपने सभी ननिहाल को जीत लिया, यानी अजातशत्रु के पापा शादी करके जिनके साथ अच्छा संबंध स्थापित किए थे, जिनसे सुरक्षित रहने का प्रयास किया, अजातशत्रु ने देखा अब हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो हम अपने ननिहाल को ही जीत लेते हैं। तो अजातशत्रु ने इस वैशाली को हराने में, लिच्छवी गणराज्य को पराजित करने में अजातशत्रु को बहुत मशक्कत करना पड़ा। यही में अजातशत्रु शिलाकंटक, रथ मूसल जैसे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए। शिलाकंटक और रथ मूसल का प्रयोग किसने किया, आपसे पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, यह अजातशत्रु किया। किसके विरुद्ध किया, वैशाली के विरुद्ध किया था। अजातशत्रु का एक नाम क्या था, पुनिक भी था। अजातशत्रु ने अवंती को भी जीत लिया था। किसको, अवंती को भी जीत लिया था। उदयन की बात करें, ये बिंबिसार जो है अवंती के राजा एक थे चंड प्रद्योत, उसको चिकित्सकीय सहायता के लिए अपने यहाँ का एक राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको तो हम कंसेप्ट बता रहे हैं। तो बात आ गया अब उदयन का। जब अजातशत्रु अपने पिताजी को मारकर गद्दी प्राप्त किया, तो उदयन भी अपने पिताजी यानी अजातशत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त किया। और इस उदयन को हम लोग क्यों जानते हैं, पटना की स्थापना यानी पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, उदयन था। और उदयन ने अपनी राजधानी को यानी बिंबिसार अपना राजधानी कहाँ बनाया था, गिरिव्रज में बनाया था। आपको पता है शुरुआत में जब अवंती के साथ लड़ाई होता रहता था, किनका, बिंबिसार का, तो अवंती के डर से राजगीर को उन्होंने किलेबंदी कर लिया था। क्या किया था, किलेबंदी। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश राजगीर, उसके बावजूद भी उन्होंने उसे किलेबंदी किया। आज बिहार सरकार उस किले को संरक्षित करने का बीड़ा उठा रही है। वो किसने बनाया था, बिंबिसार में, याद रखिएगा, वो करंट पर टॉपिक है। उसके बाद उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापना करते हैं और पटना को अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी उदयन अपनी राजधानी गिरिव्रज यानी राजगिरी से निकालकर कहा, पाटलिपुत्र कर लिया। और नाग दशक इस वंश का अंतिम शासक था। क्या था, इस वंश का, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो हर्यक वंश के शासकों ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में विकसित करने में बहुत भूमिका निभाया। उसका थोड़ा सा जल्दी आ जाइए शिशुनाग वंश में। तो नाग दशक को मारकर शिशुनाग नाम का व्यक्ति एक नया वंश का स्थापना किया मगध में। इसका नाम क्या था, शिशुनाग था। शिशुनाग के बाद जो दूसरा शासक होता है इसमें कालाशोक होता है। कौन, कालाशोक। तो शिशुनाग क्या करते हैं कि वैशाली अपना राजधानी लेकर के चले जाता है। शिशुनाग क्या करता है, पहले बिंबिसार गिरिव्रज में, बिंबिसार गिरिव्रज में, और गिरिव्रज से कहा गया, पाटलिपुत्र में। कौन, गिरिव्रज यानी राजगीर से पाटलिपुत्र कौन लाया, उदयन। उदयन के बाद शिशुनाग लेकर आया कहां, वैशाली। वैशाली कौन लाया, शिशुनाग। कहां ले गया राजधानी, वैशाली लेकर के चले गए राजधानी को। वैशाली के बाद फिर से कालाशोक आया, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र आ गया। वैशाली से फिर कहां गए, पाटलिपुत्र। इन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर लिया, कालाशोक। तो ये था आपका शिशुनाग और कालाशोक, इसमें महत्वपूर्ण शासक। इसका जो अंतिम शासक है वो है नंदीवर्धन। ये सब फैक्ट है, याद रखेंगे। उसके बाद जो एक महान शासक आता है महापद्मनंद। ये महापद्मनंद नंद वंश का शासक है, महापद्मनंद। और महापद्मनंद के द्वारा क्या किया जाता है, नंद वंश की स्थापना किया जाता है। महापद्मनंद को कहा जाता है सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक नाम की उपाधि कौन लिया है, महापद्मनंद। यानी यहां से आप देखेंगे कि छोटे छोटे जातों में भी अब मतलब जो वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, अब शूद्रों में भी कुछ जागरूकता आया है। वो लोग अब राजगद्दी के किनारे मतलब राजगद्दी के आसपास पहुंचने लगे हैं। यहाँ महापद्मनंद को कहा जाता है कि ये छोटे कुल के, निम्न कुल के हैं और इन्होंने सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला यानी सर्वछत्रांतक की उपाधि भी धारण कर ली है। ये बहुत प्रतापी शासक था महापद्मनंद। और बात ये, इन्होंने कलिंग को भी जीता था एक बार और वहां से जैन की मूर्ति लेकर के आ गया था। इसका जो अंतिम शासक होगा, इसका अंतिम शासक का नाम है आपका घनानंद। कौन है, घनानंद। तो घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। आप हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप लोग इतना देखिए, फिर हम आपसे मिलेंगे। यहाँ से जस्ट आगे के लिए कैसे सिकंदर का आक्रमण होता है, कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मगध साम्राज्य के रूप में स्थापित धीरे धीरे कैसे हुआ, आप लोगों ने इतना जाना। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है।